अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एजाज अहमद और आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं व्यूज़ ऑन न्यूज़ एएम न्यूज़ पर। नाज़रीन, हॉर्स ट्रेडिंग का तो नाम है। बुनियादी तौर पर तो अपनों के फरार हो जाने का खदशा है, अपनों के बिक जाने का खदशा है। और ये बात सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ही पूरी नहीं उतरती, मुस्लिम लीग नून भी इस खदशे का शिकार है। आपको याद होगा कि जब पिछली बार सेनेट का इलेक्शन हुआ तो उस वक्त क्या हुआ था। उस वक्त पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून की एक सीट जो उसे मिल सकती थी वो पीटीआई ने खरीद ली थी एक तरह से। यानी पीटीआई ने अपने कोटे से एक नशिस्त ज़्यादा ली और यूं जो साफ चली शफाफ चली का नारा लगाने वाली या मेरिट का मेरिट पुकारने वाली पीटीआई जो है वो खुद इस खेल का हिस्सा बनी, जिसके जरिए ज़्यादा से ज़्यादा नशिस्तों को यकीनी बनाया जाता है। लेकिन आज एक मामला ऐसा है जिस पर पीटीआई और मुस्लिम लीग नून यानी इमरान खान और मरीम नवाज शरीफ साहिबा एक पेज पर हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जेयूआईफे एक और पेज पर दिखाई देती हैं। जी हाँ, ये मामला सेनेट इलेक्शन का है। सेनेट इलेक्शन के हवाले से शो ऑफ हैंड का जो मामला है, आज हम इस पर बात करेंगे। हुकूमत जो घबराई हुई है वो क्यों घबराई हुई है ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन नाज़रीन दूर मत जाइएगा, आखिर तक वीडियो को देखिएगा, आपके लिए कुछ खबर भी है। नाज़रीन, आज मरीम नवाज साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने जहां और बहुत सारी बातें की, वहां उन्होंने शो ऑफ हैंड की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब की जो तजवीज़ है उसकी हिमायत कर दी। उनका ये कहना था कि मुस्लिम लीग नून को तो कोई एतराज़ ही नहीं है शो ऑफ हैंड पर। लेकिन देख, दिलचस्प बात यह है कि एक वफाकी वजीर जिनकी अपनी डिग्री पेशावर यूनिवर्सिटी मशकूक करार दे चुकी है, वो पूरी कौम को ईमानदारी का भाषण भी देते हैं और वो तशरीफ़ लाए इमरान खान साहब की नुमाइंदगी के लिए और उन्होंने उसी मरियम नवाज शरीफ साहिबा को सुनाना बेनुकत सुनाना शुरू कर दी जो उनकी पार्टी की उस तजवीज़ की हिमायत कर रही थी, जिसकी आज वो खुद भी हिमायत कर रहे थे और लहरा लहरा कर रहे थे। और फिर ये कह रहे थे कि इनके लीडर नवाज शरीफ साहब वहाँ बाहर बैठे हैं और ये तमाम लोग जो हैं वो शो ऑफ हैंड की मुखालफत कर रहे हैं। हालांकि उनसे सिर्फ आधा घंटा पहले मरीम नवाज शरीफ साहिबा शो ऑफ हैंड्स की हिमायत कर चुकी थी। नाज़रीन, अब देखना यह है कि ये मामला क्या है। बलूचिस्तान असम्बली चूँकि बेसिक यूनिट है जहाँ 65 अरकान होते हैं और वन मैन वन वोट का तस्वुर वही होता है। सेनेट का इंतखाब जो है वो उसका जो बुनियादी यूनिट है वो बलूचिस्तान असम्बली है। लेकिन सेनेट के इलेक्शन में उलझाव बहुत हैं। मसलन सेनेट इलेक्शन में जनरल सीट पर एक इंतखाब होना है, ख़वातीन की नशिस्तों पर भी इंतखाब होना है, जो टेक्नोक्रेट्स की नशिस्तें होती हैं उन पर भी इंतखाब होना है और माइनॉरिटी की नशिस्तों पर भी इंतखाब होना है। इस मरतबा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की 12-12 नशिस्तें खाली होंगी और पंजाब और सिंध की 11-11। और यूं जनरल सीट के लिए जो है वो बलूचिस्तान असम्बली को बेसिक यूनिट करार देकर पंजाब असम्बली और बाकी असम्बलियों के वोट उसी पर तकसीम होते हैं। ख़वातीन की सीट पर अलग इस तरह से तकसीम होगी और फिर माइनॉरिटी और टेक्नोक्रेट्स पर अलग से इस तरह की तकसीम होगी और फिर पहली तरजीह और दूसरी तरजीह का मामला भी होगा। तो ये सब मिल मिलाकर इस तरह से सेनेट इलेक्शन होता है। लेकिन नाज़रीन, बलूचिस्तान असम्बली में तो पुरानी रिवायत है और फिर बलूचिस्तान असम्बली के तजुर्बे की बुनियाद पर ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये ख़तरा है या खदशा है कि कोई यूसुफबादी नहीं आ जाएगा। ये कहानी कुछ यूँ है कि 6 साल पहले बलूचिस्तान असम्बली में इलेक्शन हुआ। उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबे में हुकूमत भी थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो नशिस्तें बनती थी सेनेट की उतने टिकट वो दे चुके थे। क्योंकि अगर आपकी 3 नशिस्तें बनती हैं और आपने 4 उम्मीदवार खड़े कर दिए तो फिर पहली और दूसरी तरजीह और तीसरी तरजीह इसमें गड़बड़ हो जाती है। जो उम्मीदवार आप जितवाना चाहते हैं वो अक्सर हार जाया करते हैं। तो इसलिए तमाम पार्टियां उतने ही उम्मीदवार सामने लाती हैं जितने उम्मीदवार जितनी कि उन्हें नशिस्तें मिल सकती हैं।
तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नशिस्तें तो मुकम्मल थीं और फिर यूसुफ बादीनी भी उम्मीदवार बन गए। यूसुफ बादीनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबर भी रहे हैं, आसिफ अली जरदारी के करीबी दोस्त भी हैं। उन्होंने पार्टी से ये कहा कि आप सिर्फ मुझे प्रपोजल सेकेंडर दे दीजिए और मैं बाकी काम मेरा है। तो उनको प्रपोजल सेकेंडर भी वहाँ से मिल गया पीपल्स पार्टी की मदद से। और फिर हमने देखा कि उस वक्त मुस्लिम लीग नून की एक नशिस्त कम हुई और यूसुफ बादीनी इलेक्शन जीत गए। फिर पिछले इलेक्शन में हमने देखा कि किस तरह से बलूचिस्तान अवामी पार्टी को नशिस्तें मिली और मुस्लिम लीग नून और जो बाकी जमातों की नशिस्तें थी वो किस तरह से हुई। तो बलूचिस्तान असम्बली में सबसे ज़्यादा खदशा रहा है क्योंकि वहाँ रवायत भी बहुत मुस्तहकम है हॉर्स ट्रेडिंग की, बल्कि हॉर्स ट्रेडिंग क्या वोट बिकने की रवायत बड़ी मुस्तहकम रही। खैबर पख्तूनख्वा में भी ये हुआ, पिछले 2 इलेक्शन में ये हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने कोटे से एक नशिस्त पिछली मरतबा भी ज़्यादा जीती और उससे पहले भी ज़्यादा जीती। अगर आसिफ अली जरदारी फैसल सखी भट्ट को रोक ना देते तो फैसल सखी भट्ट जो बिलोर ख़ानदान के दामाद हैं वो भी जीत चुके थे। रीकाउंटिंग की भी वो दरखास्तें दे रहे थे, फिर कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई और उसके बाद वो पीछे हट गए, वरना वो नशिस्त भी फैसल सखी भट्ट ले जाते। पंजाब असम्बली में हमने आपको अभी बताया। अब नाज़रीन जो देखना यह है कि जो तमाम असम्बलियाँ हैं, पहले आपको ये बताते हैं कि वहाँ सूरत हाल क्या है, हुकूमत के पास कितनी नशिस्तें हैं और अपोजिशन के पास कितनी नशिस्तें हैं। हुकूमत के पास कौमी असम्बली में तो 176 वोट चूँकि हुकूमत को मिले थे, तो यही 176 वोट जो है वो उसका यूँ समझे कि बेसिक स्ट्रेंथ है। ये इसमें पीटीआई भी शामिल है जिसके पास 156 वोट है कौमी असम्बली में। फिर एमक्यूएम के वोट हैं कौमी असम्बली में, उसके अलावा 7 वोट हैं कौमी असम्बली में। जेडब्ल्यूपी यानी जमहूरी वतन पार्टी का 1 वोट है, पीएमएलक्यू के 5 वोट हैं और बीएनपी मैंगल जो हैं वो उनके पहले 4 वोट थे, हुकूमत के साथ थे लेकिन अब अपोजिशन के साथ हैं। और जीडीए के भी 3 वोट हैं। तो इस तरह एमक्यूएम, जेडब्ल्यूपी और पीटीआई मिलाकर जो स्ट्रेंथ बनती है वो हुकूमत की स्ट्रेंथ है वहाँ। फिर बलूचिस्तान अवामी पार्टी को इसमें शामिल कर लीजिए जिसके पास कौमी असम्बली की 5 नशिस्तें हैं। 2 आज़ाद उम्मीदवार हैं जिनमें से 2 आज़ाद उम्मीदवारों का ताल्लुक जो पीटीएम है, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, उससे है, अली वज़ीर और मोहसिन दावड़। वो दोनों किसी सूरत हुकूमत को वोट नहीं करेंगे। गो कि वो मौलाना फजलुर रहमान से नाराज़ हैं लेकिन अपोजिशन को वो वोट कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ ग्रेटर इंटरेस्ट। तो इस तरह से हुकूमत और अपोजिशन की तादाद में कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है कौमी असम्बली में। कौमी असम्बली की जो 4 नशिस्तें हैं उसमें से 2 खाली होनी हैं। तो जो कौमी असम्बली माफ़ कीजिएगा इस्लामाबाद में जो सेनेट की 4 नशिस्तें हैं, तो वो जब 2 खाली हो जाएंगी तो उन पर जब इंतखाब होना है तो फिर हुकूमत को चूँकि बहुत सारे अरकान अपने पार्लियामेंट जो है वो नाराज़ हैं, पीटीआई को भी ये खदशा है उनके काम नहीं हो रहे, उनको फंड्स नहीं मिल रहे, तो वहाँ भी कौमी असम्बली में भी इस हॉर्स ट्रेडिंग का खदशा मौजूद है। पंजाब में अरकान की एक बड़ी तादाद के बारे में ये कहा जाता है कि वो नाराज़ हैं और बुज़दार हुकूमत के साथ वो नहीं हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी यही सूरत हाल है। आतिफ खान की तो बहुत मिसाल सामने है जिन्हें महमूद खान साहब ने पार्टी से माफ़ कीजिएगा निकाला वजारत से, और फिर उसके बाद अजमल वज़ीर साहब को भी निकाला, लेकिन अजमल वज़ीर साहब तो मैंने माफ़ कीजिएगा एमपीए नहीं है, लेकिन एक धड़ा बहरहाल ऐसा है जो आतिफ खान के साथ भी होगा। परवेज़ खटक महमूद खान के पीछे तो खड़े हैं लेकिन उसके बावजूद भी आतिफ खान जो है वो हर वक्त ये खदशा रहता है कि वो जख्म पहुंचा सकते हैं। पंजाब असम्बली में का भी हाल आपने सुन लिया। एक असम्बली है जहां कोई इतना बड़ा खतरा नहीं है हुकूमती पार्टी को, वो है सिंध असम्बली। सिंध असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 96 सीटें मौजूद हैं। JUI फे की 1 नशिस्त है, वो अपोजिशन के साथ जा सकती है, जाती रही है माजी में, लेकिन इस मरतबा चूँकि ये तमाम जमातें PDM के इत्तेहाद में हैं तो इसलिए बहुत ये कोई अचंभे की बात नहीं है कि अगर JUI फे का जो 1 वोट है वो सिंध असम्बली में ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द अपोजिशन अलायंस यानी कि अपोजिशन अलायंस के वसी तर मफाद में
वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़ा हो जाए। पीटीआई के पास 30 नशिस्तें हैं, एमक्यूएम के पास 22 नशिस्तें हैं, लेकिन फिर 14 नशिस्तें हैं जीडीए के पास, लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के पास 3 नशिस्तें हैं। अल्लामा खादिम रिजवी मौजूदा हुकूमत के खिलाफ आए थे अभी धरना देने, कुछ अर्सा हुआ, तौहीन रसालत का मामला है, उनका तो मामला ही सिर्फ तौहीन रसालत का है। और सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी के साथ उनके ताल्लुकात भी अच्छे रहे हैं। हमने ये देखा है मादी करीब में कि जब भी वो मुजाहरे के लिए निकले हैं, हुकूमत सिंध ने उनको फैसिलिटेट किया, उनसे मुज़ाकरात किया और उनका एहतजाज रजिस्टर करवा कर उन्हें खामोशी से डिसबर्स करा दिया, यानी कि मुंतशिर करा दिया। तो इस बार ये भी हो सकता है कि वो तीनों के तीनों वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चले जाए, क्योंकि वो नॉन इत्तेहादी तो नहीं है। फिर एक इतला ये भी है नाजरीन, और ये पिछले दिनों में खबरें भी आती रही हैं कि एमक्यूएम में एक धड़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़ा है अंदर खाने, क्योंकि वो ये समझता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहरहाल सिंध की जमात है और सिंध की जमात के साथ ही उसे खड़ा होना चाहिए, क्योंकि पीटीआई सिंध से इलेक्शन लड़ने तो आती है और इस मरतबा उसने कराची से ज़्यादा नशिस्तें जीती हैं, अंदरून सिंध से तो शायद ही उससे कोई नशिस्तें जीती हों। फिर एस्टेब्लिशमेंट की मदद से जीतने वाले जीडीए के साथ भी उसका कोई अच्छा रवैया नहीं है। पीटीआई का तो खुद पीटीआई के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आफ्ताब जहांगीर साहब तो बहुत वाज़े तौर पर मुखालिफत कर चुके हैं, पीटीआई सिंध के लोगों की, अली ज़ैदी की मुखालफत वो करते रहे हैं, वो एक नाराज दड़ा है। नजीब हारून साहब अपना इस्तीफा भिजवा चुके हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान यानी इमरान खान साहब को, वो भी कराची से हैं। तो कहीं पीटीआई को ये खदशा है कि वो लोग कहीं टूट कर अंदर खाने पीपल्स पार्टी के साथ ना चले जाएं, और ये कैसे जा सकते हैं ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। एमक्यूएम का तो बहुत नॉन ही बात है। तो और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, चूंकि इसमें उलझाव बहुत होता है, इसमें पहली तरजीह, दूसरी तरजीह और फिर उनकी कैलकुलेशंस, ये तमाम मामला ऐसे हैं जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बीइंग द फाउंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि वो चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन की खालिक जमात है, तो वो बहुत अच्छी तरह से इन गिमिक्स को समझती है, सेनेट इलेक्शन को कैसे लड़ना है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माजी में लड़ती भी रही है। वो जो नशिस्तें उसने जीती हैं खैबर पख्तूनख्वा में, वो सिर्फ पॉलिटिकल हॉबनॉबिंग के जरिए, उसमें पैसे का एक अंसर शामिल होगा, लेकिन पॉलिटिकल हॉबनॉबिंग के जरिए उसने ज्यादा जीती हैं। पंजाब में उसने पॉलिटिकल हॉबनॉबिंग की कोशिश नहीं की तो वहां वो नहीं जीती। बलूचिस्तान असम्बली की तहलील नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में आसिफ जरदारी उसको ओन भी कर चुके, बाद में कहते रहे कि हमने तो सिर्फ दुआ दी थी। कयूम सुब्रो साहब वहाँ जो आसिफ जरदारी का राइट हैंड समझे जाते हैं, वो वहाँ क्वेटा में पंजाब बलूचिस्तान असम्बली के इर्द गिर्द फिरते दिखाई दिए, और फिर नए वज़ीर आला को वो अपनी गाड़ी में लेकर आए नाज़रीन। तो इस वजह से बहुत ही ये खदशा है। नून लीग को भी ये खदशा है कि पीटीआई उसके लोगों को ना तोड़ ले, क्योंकि 30 अरकान का एक ग्रुप कहा जाता है जलील शरफपुरी के साथ मिला हुआ है, और जाहिर सी बात है अगर, और फिर ये 6 लोग तो बहुत सामने हैं। और इसमें जो सबसे बड़ा खदशा है इन दोनों बड़ी जमातों को, उसके पीछे एक कहानी है। कहानी नाज़रीन यह है कि आईन पाकिस्तान का एक आर्टिकल है 226। आर्टिकल 226 पाकिस्तान के आइन का सबसे मुख्तसर तरीन आर्टिकल है। उसमें चंद अल्फाज में मैं आपको उसका तर्जुमा सुना देता हूँ। तर्जुमा जो चंद अल्फाज इंग्लिश में है आर्टिकल के, उनका तर्जुमा ये है कि किसी भी ऐवान का में होने वाला इंतखाब सिवाय वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के, वो इंतखाब खुफिया रायशुमारी की बुनियाद पर होगा। बस ये है उस आर्टिकल की लैंग्वेज। उसकी तशरीह में ये बताया गया है कि कोई अथॉरिटी और कोई कुव्वत ये मजबूर नहीं कर सकती किसी वोटर को, यानी कौमी असम्बली के मेंबर को या सेनेट के मेंबर को या सूबाई असम्बलियों के मेंबर को, कि वो अपना वोट किसी को भी दिखाएं। यानी ये जो तहरीक इंसाफ को खदशा है और शो ऑफ हैंड, और आज इन्होंने वजाहत भी की है तहरीक इंसाफ ने कि वो शो ऑफ हैंड नहीं चाहते। वो तो चाहते हैं कि जी वो वोट जो है वो पार्टी के चीफ विप को या पार्टी के नुमाइंदे को दिखा दिया जाए, इलेक्शन का जो कंडक्ट कराएगा पार्टी का नुमाइंदा, इलेक्शन एजेंट जो होगा। तो नाज़रीन इसके पीछे अगर शो ऑफ हैंड का तो समझ में आता है कि शो ऑफ हैंड इसलिए ज़रूरी है कि जी हॉस्टिलिटी ख़त्म हो जाए, लेकिन पार्टी के नुमाइंदे को वोट दिखाने का क्या मतलब है? यकीनी तौर पर
ये उसे खदशा है, उसे ये खतरा है कि मेंबर्स उसके दूसरी तरफ जा सकते हैं, क्योंकि वो आवाम की तवक्कुआत पर भी पीटीआई पूरी नहीं उतरी पिछले 2 सालों में, और जहाँ बल्कि 2.5 सालों में, वहीं वो अपने अरकान की तादाद की तवक्कुआत पर भी पूरी नहीं उतरी। आर्टिकल 226 बहुत वाज़ेह है। अभी आज मैं देख रहा था मुख्तलिफ चैनल्स के प्रोग्राम, वो भारत की एक मिसाल दे रहे थे। नाज़रीन, भारत हमसे बिल्कुल एक डिफरेंट मुल्क है, वो एक डिफरेंट बॉल गेम है। वहाँ हमने पिछले दिनों में देखा है कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर पर फैसला दे दिया, चूंकि वो मोदी हुकूमत के साथ है। उसी सुप्रीम कोर्ट ने इस आइन के बारे में भी फैसला दे दिया, इस आर्टिकल के बारे में भी, खुफिया रायशुमारी के बारे में भी। पाकिस्तान में हरगिज ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में अदलिया के खिलाफ शिकायत बहुत है, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें ये बिल्कुल नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के हुकूमत के इन्फ्लुएंस में खुदा न खास्ता आ जाएगी। और मैं इस बात को डिस्कस करना भी मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि अदालतों की अगर हमें इज्जत करना है तो हमें उसके कंडक्ट पर इस तरह पब्लिक में डिबेट नहीं करनी है। अदालती इस्लाहात लानी होंगी, लेकिन पब्लिक में डिबेट नहीं करनी है। तो नाजरीन, ये खदशा है सबसे बड़ा, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के में रेफरेंस में चले गए। इस पर मियां रदर रब्बानी साहब ने आज बयान जारी करके उन्होंने एक बहुत ही नुक्ता अफरीनी किया। वो जाहिर सी बात है, वो 18वीं तरमीम के खालिक हैं, आइन को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। उनका ये कहना है कि ये पार्टिसिपेटरी फेडरलिज्म है, जो वफाक का ऐवान है, हाउस ऑफ फेडरेशन सेनेट, ये पार्टिसिपेटरी फेडरलिज्म की एक निशानी है। और यहाँ जो जिन लोगों ने आइन बनाया उनके जहन में ये था कि सूबों में तमाम नुक्ता हाय नज़र जो है वो खुफिया राय शुमारी के जरिए ही जो वफाक का ये ऐवान है फेडरेशन का, वहाँ रिफ्लेक्ट हो सकता है। फिर अगर शो ऑफ हैंड होगा तो फिर वो मजहबी जमातें और वो कौम परस्त अनासर जिनको जो खुफिया राय शुमारी में जिनकी राय रिफ्लेक्ट हो सकती है, वो आउट हो जाएंगे। और फिर इससे पाकिस्तान में जो पोलराइजेशन है वफाकी सतह पर, वो मजीद बढ़ेगी, सूबों और मरकज के ताल्लुकात ख़राब होंगे। और नाज़रीन, हमने माजी में भी ये देखा है कि आइन और कानून जो है वो तो खैर हमारी हुकूमतों को, लेकिन ख़ास तौर पर मौजूदा हुकूमत को, कोई बहुत पसंदीदा चीज़ नहीं है उसकी। 18वीं तरमीम हो या मामला हो फाइनेंस कमीशन का, NFC का, यानी नेशनल फाइनेंस कमीशन का, या कोई और मामला हो, आइन को तो हम ये समझते हैं कि एक नाकारा सा टुकड़ा है और इसे हम साइड पर फेंक दें। आइन में अगर खराबी है तो उसमें इस्लाहात हो सकती हैं, लेकिन आइन पर अमल ज़रूरी है। और मौजूदा हुकूमत का ट्रैक रिकॉर्ड कोई बहुत अच्छा नहीं है, तो इसलिए ये बड़ा जो है मौजूदा हुकूमत नारा तो लगा रही है हॉर्स ट्रेडिंग का, वोट बिकने का, लेकिन नाज़रीन, अगर वोट की खरीदो फरोख्त की हुकूमत या PTI इतने ही शदीद मुखालिफ थे तो फिर पंजाब असम्बली में वोट क्यों खरीदा था? इस बात का जवाब शायद ही कोई दे पाए, क्योंकि मौजूदा हुकूमत में जवाब देने की कोई आदत नहीं है। अभी 2 रोज़ पहले शाह महमूद कुरैशी साहब PID में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो मैंने उनसे ये पूछा, मैंने कहा कि जनाब आप तो फरमा रहे हैं पूरी हुकूमत इस बात पर लगी हुई है कि PDM से तो उन्हें कोई खतरा ही नहीं है, और PDM के जलसे बहुत छोटे हैं, पूरा आप जोर लगा रहे हैं लाहौर जलसे को छोटा साबित करने के लिए। तो मैंने उनसे ये सवाल किया, अगर ये सब कुछ ऐसा ही है जैसा आप फरमा रहे हैं, तो खौफ किस बात का है? क्यों प्राइम मिनिस्टर दिन में 4-5 बार ट्वीट करते हैं? क्यों 8-10 वज़रा बयान दागते हैं? क्यों 3-4 जो तर्जुमान हैं, 5 तर्जुमान, वो अपोजिशन पर गाला गलोच लेकर चढ़ दौड़ते हैं? कोई जवाब उसका मुनासिब, जो जिसको सेटिस्फैक्ट्री जवाब कहते हैं, वो नहीं था। तो यही एक खदशा है जो PTI, जिसकी वजह से PTI ये चाहती है कि वो वोट जो है वो पार्टी हेड को या तर्जुमान को या नुमाइंदे को या उनके पोलिंग एजेंट को दिखाया जाए। ये नाज़रीन, ये जो आइन लिखने वालों का जो अवाम पर एतमाद था, जो नुमाइंदों पर एतमाद था, ये उसकी सभी खिलाफवर्जी होगी, क्योंकि खुफिया राय शुमारी से ही आप अपनी जो विल है उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। मसलन अगर कोई रुकन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में है, जैसे चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में हुआ, उस वक्त तो आपको शो ऑफ हैंड क्यों नहीं याद आया? उस वक्त शो ऑफ हैंड से करा लेते, जब उसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद थी, तो आपने खुफिया राय शुमारी पर जोर दिया, अपोजिशन ने उसका मुतालबा भी किया था शो ऑफ हैंड्स का, तो क्या हुआ? आपने वो चंद वोट इधर उधर करा के तो आप तो जीत गए, और जो 64 अरकान के दस्तखत
से तहरीक अदम इत्तेमाद जमा हुई थी, वो 46 वोट उसके हक में आए, 20 वोट कहाँ गए, आज तक इसका जवाब पीटीआई को की बुनियादी जिम्मेदारी है देना। तो ये दो मिसालें मौजूद हैं। नाज़रीन, अब खबर की तरफ आते हैं। एक खबर तो यह है कि आज सोशल मीडिया पर ये बात फैलाई जाती रही कि नरेंद्र मोदी ने खत लिखा है साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ को। उसके बाद फिर इस्लामाबाद में जो भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर हैं, उनके बाकायदा दस्तखत होते हैं और नाम से उस खत की कॉपी सोशल मीडिया पर गर्दिश करती रही। हमें भी किसी दोस्त ने खबर के तौर पर भेजी, वो तो शुक्र है कि हम ज़रा चीज़ों की तहकीक कर लिया करते हैं। तो वो मकसद ये है कि ये एक नया प्रोपेगेंडा शुरू होने का इम्कान है। इसी की बुनियाद पर पीटीआई फिर कल नवाज शरीफ साहब पर और पीडीएम पर और मरियम नवाज साहिबा पर चढ़ाई करेगी। दूसरी भी एक बड़ी खबर है, और वो खबर यह है कि आपको याद होगा चंद रोज पहले बिलावल भुट्टो जरदारी के तर्जुमान मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने इस्तीफ़ा दे दिया था उनकी तर्जुमानी से। उनका इख्तलाफ था पार्टी चेयरमैन के साथ, क्योंकि वो ये समझते थे कि एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ अगर कोई दरपर्दा राब्ते हो रहे तो वो नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उनका ये ख्याल है, और उन्होंने मिसालें भी दी हैं कि उनको मुस्लिम लीग नून से ज़्यादा सख्त स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि इसी तरह पार्टी की री एमर्जेंस होगी पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में, और अब पार्टी बेहतर भी हो रही है। उनकी गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में बहुत तफसीली मुलाकात हुई बिलावल भुट्टो जरदारी से। भाई मुलाकात परसों रात को हुई, लेकिन वो गुज़िश्ता रोज़ भी बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ रहे, और फिर उन्होंने बिलावल के साथ अपनी तस्वीर को ट्वीट भी कर दिया। अब इतला यह है कि उन्होंने मुलाकात में तो आसिफ बिलावल भुट्टो जरदारी ने उनके साथ इस्तीफे की कोई बात नहीं की, ना ही मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने। लेकिन मुलाकात से पहले दो टेलीफोनिक रबते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी और मुस्तफ़ा नवाज खोखर के दरमियान, और उनके करीबी ज़राए जिन्होंने पहले ये बताया था कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है तर्जुमानी से, उन्होंने ही ये बताया है। और फिर 3 पार्टी लीडर्स ने तस्दीक की है इस बात की कि उन्होंने अपना इस्तीफ़ा वापस ले लिया है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो वक्ती झटका लगा था वो फ़िलहाल टल गया है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। आपके लिए एक अफसोसनाक खबर कि वो दोस्त तारिक महमूद जो कोविड का शिकार हुए थे, और हमने 12 इस वीडियो में उनका तस्करा किया, आज उनका इंतकाल हो गया। उनकी तदफीन भी तलागंज में हो गई। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। हमें सदमे से दो चार कर गए, लेकिन मेरे और आपके लिए सोचने का मकाम ये है कि क्या हम अपने बच्चों की हमें किस तरह से हिफाजत करनी है। नाज़रीन, खुदा हाफिज़, शब खैर।